हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। कंट्रोलिंग तो समझ लेते हैं सबसे पहले कंट्रोलिंग का मतलब। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी इज कन्फर्म टू planned activities, or controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per the plans. Okay, इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि कंट्रोलिंग आखिरकार है क्या। हमने मीनिंग तो देख लिया, डेफिनेशन टाइप का मीनिंग हमें समझ में आ गया, लेकिन रियल में कंट्रोलिंग है क्या, इसको जरा आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। देखो, कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं हम इसमें? कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल परफॉर्मेंस से। ओके, मतलब हमने सबसे पहले कोई टारगेट सेट कर लिया कि भाई ये हमारा टास्क होना चाहिए और ये टास्क इस तरीके से पूरा होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी बन जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा काम रियल में इस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले प्लान कर रहे हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? उससे कंपेयर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि भाई क्या ये काम एज पर प्लान हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्या रीजन रहे, उन रीजंस को दूर किया जाए, एक फीडबैक रिपोर्ट बना दी जाए ताकि ऐसे जो चेंजेस आए हैं, जो डेविएशन आया है, वो फ्यूचर में अराइज ना हो। सो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, सो दैट डेविएशन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डेविएशन कैन बी रिमूव्ड। ओके, अब जरा दोबारा से यहां मीनिंग समझते हैं। सो कंट्रोलिंग क्या हुई? कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है, कंट्रोलिंग क्या है? वो प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि हमारी एक्चुअल एक्टिविटी प्लान्ड एक्टिविटी के सेम रहे, मतलब उसी के जैसी रहे। अगर नहीं है तो उस डेविएशन को दूर करती है। दूसरा देख लेते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज ऐसे परफॉर्म की जाएं जैसे कि हमारा प्लान है। मतलब वही कि भाई कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ये इंश्योर करता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस दोनों क्या रहें? सेम रहें। अब कंट्रोलिंग में ये काम कैसे किया जाता है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे प्लानिंग की प्रोसेस से। ओके, चलिए कंट्रोलिंग की प्रोसेस पर चलते हैं। कंट्रोलिंग की प्रोसेस हमें अच्छे से समझनी होगी, कंट्रोलिंग हमें फिर पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, कंट्रोलिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 3, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ओके, इसको डिटेल में समझते हैं जरा। देखिए, कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन यहां ये अराइज होता है कि ये स्टैंडर्ड क्या है। हम स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस सेटिंग क्यों करते हैं, मतलब सेटिंग क्यों करते हैं हम अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की। तो इसको पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है टास्क, या हम कह सकते हैं टारगेट। स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज measured. Since standard become basis for comparison. क्या समझे? चलिए आराम से समझते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? टारगेट। अरे भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपना एक प्लान सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टारगेट सेट ही नहीं करेंगे, वो प्लानिंग पहले करेंगे ही नहीं, तो फिर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ मेजर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, अपने स्टैंडर्ड की प्लानिंग करनी है। अब स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए?
क्वालिटेटिव भी होने चाहिए, क्वांटिटेटिव भी होने चाहिए, लेकिन अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमारे स्टैंडर्ड हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही होने चाहिए। हाँ, उनकी क्वालिटी भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात ये कि स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल हो, ऐसे ना हो कि स्टैंडर्ड हमने ऐसे सेट कर दिए कि उनको अचीव करना ही पॉसिबल ना हो। सबसे पहला क्या स्टेप है हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस का कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अपने टारगेट सेट करने, अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं, और वो स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल होने चाहिए और क्वांटिटेटिव टर्म में मेजरेबल होने चाहिए। चलिए, हमने अपना टारगेट सेट कर दिया। अब टारगेट सेट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, तो ये चेक करना है अब हमें कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कैसी है। सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी हमें दोनों में क्या करनी है, मेजर करनी है। यानी पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने प्लान किया, टारगेट सेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, रियल में जो एक्टिविटी की जा रही है उस एक्टिविटी को, उस परफॉर्मेंस को हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा। अब हमारे पास प्लान परफॉर्मेंस भी है, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस भी है और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, यानी अपने स्टैंडर्ड के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब जब कंपैरिजन होगा तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर हो, तो ये तो वेल एंड गुड है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे कम रह गई, ये नेगेटिव डेविएशन निकल के आया। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने सोचा था 100 यूनिट बनाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा यूनिट बना रही है, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। यानी हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड के साथ और डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। डेविएशन क्या है, जो डिफरेंस है किसके बीच में, प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। तो हमने क्या किया, डेविएशन को फाइंड आउट कर लिया। अब डेविएशन को एनालाइज करना है। डेविएशन को कैसे एनालाइज किया जाएगा, देखिए डेविएशन अगर थोड़ा बहुत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी कि भाई टारगेट सही सेट नहीं किया। अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है तब भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन स्टेप ऑर्गेनाइजेशन लेगी कैसे, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। अब डेविएशन को एनालाइज करने के लिए उसके पास दो मेथड हो सकते हैं। अब वो मेथड क्या है, नंबर ए मेथड, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब ये क्या है, द कंट्रोल मेजर्स शुड बी फोकस्ड ऑन की रिजल्ट एरिया विच आर क्रिटिकल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि सब कुछ कंट्रोल कर ले तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपने की एरिया डेवलप करने चाहिए, अपने की एरियाज पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, पोस्टल कॉस्ट इंक्रीज हो गई 20 रुपए से और प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो गई 2 रुपए से, तो इसमें कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, भाई पोस्टल वाला काम तो कभी कभार होगा लेकिन प्रोडक्शन तो डेली हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा की एरिया होना चाहिए, हमें उस कॉस्ट को रिड्यूस करने पर ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, की एरियाज पर फोकस करती है और वहां पर जो डेविएशन हमें दिखाई दे रहा होता है उस डेविएशन को कंट्रोल करने का काम ऑर्गेनाइजेशन करेगी। तो यहां पर एनालाइज किया गया डेविएशन किसके थ्रू, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के थ्रू, और उसमें क्या किया गया, की रिजल्ट एरिया देखे गए और उनके ऊपर फोकस किया गया। ओके, अब इसमें भी जो की एरिया वाले होंगे उस पर हम फोकस करेंगे, उस डेविएशन को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे हैं जिसको हम नॉर्मली सोच सकते हैं कि भाई इतना तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
फिर से वही बात कि इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कंट्रोल करेगी तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ओके, इसमें है क्या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, बेसिकली है क्या? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई डेविएशन, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, डेविएशन अगर 2 रुपए तक का आता है, 2 रुपए पर यूनिट तक का आता है, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर डेविएशन 2 रुपए से ज्यादा पर यूनिट के प्रोडक्शन का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीज हो रही है प्रोडक्शन कॉस्ट, वो 2 रुपए से ज्यादा, तब हम उस पर फोकस करेंगे। तो क्या कहा गया इसमें कि भाई एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली जाती है कि यहां तक तो हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर डेविएशन एक लिमिट से फालतू हो जाएगा तो उसके ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना होगा और उस डेविएशन को दूर करने की कोशिश करनी होगी। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, it is an important principle of management which is based on the belief that an attempt to control everything result in control nothing. Thus only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. जैसे कि अभी बताया 2 रुपए तक हम अवॉइड कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, हो जाता। लेकिन अगर 2 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपए से ज्यादा हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बार बार बढ़े जा रही है पर यूनिट, तो हमें मैनेजमेंट के नजर में इसको लेके आना चाहिए और मैनेजमेंट को भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए भाई, हमने क्या क्या किया? पहला स्टेप था हमारा, क्या स्टेप था कि हमने टारगेट सेट कर दिए। दूसरा हमने क्या किया? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया। फिर हमने नंबर 3 पर डेविएशन को फाइंड आउट किया और नंबर 4 पर हमने क्या किया? हमने नंबर 4 पर एनालाइज किए डेविएशन की, भाई कौन कौन से डेविएशन को हम छोड़ सकते हैं और किन के एरियाज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, जब हमें पता चल गया है कि भाई ये डेविएशन है और इन डेविएशन को हम छोड़ नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे? उन डेविएशन को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? करेक्टिव एक्शन लेगी। ओके, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। जैसा कि हमने अभी एनालाइज करते हुए डिसाइड किया था कि भाई 2 रुपए पर यूनिट तक हम इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, वहां तक के डेविएशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, when the deviation go beyond the acceptable range, it demands immediate managerial attention. इसका मतलब जब डेविएशन उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो अब हमें इमीडिएट उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। टू टेक स्टेप्स टू करेक्ट द पास्ट एक्शन सो दैट डेविएशन डू नॉट अकर अगेन एंड स्टैंडर्ड्स आर अकम्प्लिश्ड। अब ये काम हम कर क्यों रहे हैं? ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन हम लोगों ने ले लिए। अब करेक्टिव एक्शन लेने के बाद एक और काम ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है कि वो यहाँ क्या कर सकती है? वो बना सकती है क्या? एक रिपोर्ट, जिसको हम फीडबैक रिपोर्ट कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने देख लिया कि भाई ये डेविएशन ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड द लिमिट जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है या जिसको भी ये काम दिया गया है कंट्रोलिंग का, वो क्या करेगा? एक फीडबैक रिपोर्ट बनाएगा और टॉप लेवल तक भेज देगा, ताकि अगली बार फिर से फ्यूचर में फिर से क्या किया जा सके? स्टैंडर्ड सही से सेट किए जा सके और ये डेविएशन फ्यूचर में अराइज ना हो। ओके, ये थी हमारी क्या? कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो हम वापस चलते हैं फिर से कहां? अपनी कंट्रोलिंग पर। देखिए फिर से कंट्रोलिंग, देखिए क्या थी कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग वो प्रोसेस थी जो ये इंश्योर कर रही है, क्या इंश्योर कर रही है? कि भाई हमारा जो डेविएशन है वो हमें पता चल जाए। यानी कंट्रोलिंग वही प्रोसेस है जो ये इंश्योर करेगी कि एक्चुअल एक्टिविटीज प्लान्ड एक्टिविटीज के सेम रहें और डेविएशन ना आए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग के सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 1, देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग हो रही है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टारगेट थे, कुछ गोल थे, तो वो गोल अच्छे से अचीव हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने गोल बनाए थे लेकिन डेविएशन आ रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पा रही है। सो अगर कंट्रोलिंग होती है तो डेविएशन का पता लगा लिया जाता है, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। दैट्स व्हाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती है? अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाती है। सो कंट्रोलिंग होने से ऑर्गेनाइजेशन के गोल
एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। भाई कई बार ये भी तो होता है कि हमने स्टैंडर्ड ही घटिया सेट कर दिए, हमने स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया कि भाई एक बंदा एक दिन में 1000 यूनिट बनाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने इसको पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस को पूरा किया तो आपको पता चला हमारे स्टैंडर्ड ऐसे थे जिनको अचीव करना पॉसिबल नहीं था, या हमारे स्टैंडर्ड ऐसे थे जो कि बिलो एवरेज वर्कर भी उनको आसानी से पूरा कर सकता है। तो जब कंट्रोलिंग प्रोसेस होती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट हैं या नहीं। सो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने के लिए भी, प्लानिंग की एक्यूरेसी को जज करने के लिए भी कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का काम किया जाता है तो बहुत सारी उसको ये चीजें पता चलती हैं कि भाई क्या क्या डेविएशन आ रहा है और ये डेविएशन किस किस वजह से आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, और फिर उन डेविएशन को दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका वेस्ट ना हो। इसका मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंट्रोलिंग करेगी तो अपने रिसोर्सेज को वो एफिशिएंटली यूज कर पाएगी। नेक्स्ट है ये देखिए, इससे हमारा जो एम्प्लॉय है उसके परफॉर्मेंस पर भी तो असर पड़ेगा। देखा जा रहा है उसका काम बार बार एनालाइज किया जा रहा है, उसमें डेविएशन अगर आ रहा है तो उसको मोटिवेट किया जा रहा है, काम करने के लिए उसको कहा जा रहा है। इसका मतलब एम्प्लॉय के ऊपर लगातार कंट्रोल रखा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय कुछ गलती कर रहा है तो उसको बताया भी जा रहा है कि आप इसको ऐसे ठीक कर लीजिए। तो एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, उसको लगेगा हाँ उसके काम को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उसको सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा और जो लीडर है वो भी उसको क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। भाई अगर आपके काम पर नजर रखी जा रही है, एम्प्लॉय के काम पर नजर रखी जा रही है, मैनेजर के काम पर नजर रखी जा रही है, सबके काम पर नजर रखी जा रही है, कंट्रोलिंग की जा रही है, डेविएशन निकाले जा रहे हैं, तो हर कोई प्रॉपर ऑर्डर में काम करेगा, जो ऑर्डर मिला है उसको टाइमली पूरा करने की बात करेगा। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहेगी। यानी कंट्रोलिंग की हेल्प से हम इंश्योर कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, और ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे तो सब लोग आपस में मिलके अपने आप से ही काम करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल को अचीव करना, जिससे क्या होगा, कंट्रोलिंग होने से, उन सब के ऊपर नजर रहने से, उन सब का डेविएशन पता लगने से वो सब आपस में मिलकर के काम करेंगे कि फ्यूचर में डेविएशन अराइज ना हो। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है क्या, हमारी कंट्रोलिंग। चलिए अब देख लेते हैं कि जो कंट्रोलिंग है क्या ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई कमी नहीं है क्या। चलिए इसके लिए समझते हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन नंबर 1, डिफिकल्ट इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अरे भाई हमने बात की कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, क्वांटिटेटिव होने चाहिए। क्या हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव सेट किए जाएंगे खाली तो फिर उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान देगी तो हो सकता है क्वालिटी खराब हो जाए। सो कंट्रोलिंग में हमारा फोकस बेसिकली किसके ऊपर रहता है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड के ऊपर। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करना इतना भी आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है और क्वालिटी पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड भी सही से सेट नहीं हो पाते। दूसरी बात, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। भाई आपने जितनी मर्जी प्लानिंग कर ली, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, एक्सटर्नल फैक्टर ने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर दिया, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। इसका मतलब कंट्रोलिंग प्लानिंग जितनी मर्जी कर ली जाए लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप उसके लॉस को मिनिमाइज तो कर सकते हो लेकिन उससे बच नहीं सकते। सो कंट्रोलिंग वहां पर काम नहीं आती। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। कई बार एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार ये काम बार बार देखते हैं, इन्हें मेरे पर विश्वास नहीं है क्या, मेरे को काम देना चाहिए इन्हें, मैं काम इनको पूरा करके ना दूं तब कहना चाहिए, ये लगातार क्यों इस पर नजर रखे हुए हैं, बार बार मेरे काम को एनालाइज करके फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इन्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। तो एम्प्लॉयज कई बार कंट्रोलिंग को रेजिस्टेंस कर देते हैं, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट है कॉस्टली अफेयर। क्या कंट्रोलिंग के लिए कोई लोअर स्टाफ से काम चल जाएगा क्या? नहीं चल पाएगा भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो इसके लिए हमें अलग से एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं, उसमें खर्चा होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से मेजर कराना पड़ता है, उसके लिए भी एक बंदा रखा जाएगा जो डेविएशन को एनालाइज करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। इसका मतलब यहाँ कंट्रोलिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन में करनी है तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सो वी कैन से कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉस्टली अफेयर है। ओके, सो ये थी हमारी क्या कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कंट्रोलिंग का मीनिंग, फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरी की पूरी, और लास्ट में हमने पढ़े हैं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। थैंक यू।